चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर जिसको बोल रहे हैं हम बोरॉन फैमिली। पी ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है अपना। पी ब्लॉक का पहला है ये बोरॉन फैमिली। ठीक है, ये एलिमेंट आपको पता ही है कैसे याद रखना है, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। एक प्रॉपर्टी है टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस वाली। टॉप टू बॉटम क्या इंक्रीज होता है, और एक टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस वाली क्या डिक्रीज होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस में आता है डेंसिटी। डेंसिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो बढ़ता है। और टॉप टू बॉटम अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो ध्यान रखने वाले हैं। तो मैं यहां पर एक्सेप्शन स्टार्ट कर रहा हूं। कई सारे एक्सेप्शन होते हैं तो इसलिए अपन अलग से ये लिख रहे हैं। पहला एक्सेप्शन है इसमें एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के बारे में मैंने डिटेल में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था और ये लिखवाया भी था वहां पे कि बोरॉन का सबसे कम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि बोरॉन का कम और ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए था, जबकि यहां स्विच हो गया, मतलब गैलियम का कम और एल्यूमिनियम का ज्यादा। ये मैंने बताया था आपको किस वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम। गैलियम में जो 3d10 इलेक्ट्रॉन है उसकी स्क्रीनिंग पुअर होती है, लेकिन रिलेटिवली न्यूक्लियस का तो चार्ज बढ़ गया ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर गैलियम का 31, इसका 13, तो इसमें 31 प्रोटॉन है, इसमें 13 प्रोटॉन है, तो अट्रैक्शन गैलियम में ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना साइज कम हो जाता है, ये ध्यान रखो, मैंने बताया भी था। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो पीरियड टेबल का एटॉमिक रेडियस वाला लेक्चर आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। दूसरा एक्सेप्शन है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटा के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, एल्यूमिनियम से लेकर थेलियम तक बढ़ता है। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, गैलियम, फिर इंडियम और फिर क्या आता है, थेलियम। लेकिन बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये होना क्या चाहिए वैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, लेकिन यहां पर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, लेकिन उसमें भी बोरॉन सबसे आगे आता है। तीसरा एक्सेप्शन इसमें आता है मेल्टिंग पॉइंट एमपी। मेल्टिंग पॉइंट में क्या एक्सेप्शन है, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम और फिर क्या आता है, गैलियम, और उसके बाद फिर बढ़ने लगता है इंडियम, फिर थेलियम। अगर पूरा ऑर्डर कंप्लीट करके लिखो तो ऐसे, बोरॉन, एल्यूमिनियम और इसको पलट दो, मतलब थेलियम आएगा, इंडियम आएगा और फिर क्या आएगा लास्ट में, गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। आपने सुना होगा गैलियम हाथ पे ही मेल्ट हो जाता है, बहुत कम होता है, 31 के डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ एंड लास्ट एक्सेप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी मैंने बताया था पीरियड टेबल में किस तरीके से आप याद रखोगे बोरॉन फैमिली की। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। इसका ऑर्डर का याद रखने का तरीका मैंने बताया था कि आपको W बनाना है और ऐसा W बनाना है इस तरीके से। जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा, बोरॉन, फिर होगा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम। सबसे ऊपर क्या आ रहा है, बोरॉन, फिर क्या आ रहा है, थेलियम, फिर क्या आ रहा है, गैलियम, फिर क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम, और लास्ट में क्या आ रहा है, इंडियम। तो बोरॉन का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, फिर थेलियम, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, गैलियम, फिर क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम, और फिर क्या आ रहा है, इंडियम। यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था क्या, कि थेलियम का ज्यादा होता है किससे, इंडियम से। इसका रीजन होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f14 इलेक्ट्रॉन्स की जो पुअर स्क्रीनिंग होती है इस वजह से ऐसा होता है। और गैलियम का ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स। 3d10 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग का कुछ नाम नहीं है, 4f14 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग का नाम है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, बहुत ध्यान से लिखना, इसको याद करने हैं आपको ये सारे। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अगर मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स में अगर बात करूं तो बोरॉन जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता है,
और जो एल्यूमिनियम होता है वो थिन लेयर बना लेता है ऑक्साइड की। लेकिन अगर अमोर्फस फॉर्म लेते हो इन दोनों का तो ये रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं क्या है, जैसे एलिमेंट मेरे पास ई है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो बनेगा, एयर में ऑक्सीजन और N2 दोनों होते हैं, तो E2O3 बनेगा। और अगर इसकी रिएक्शन कराते हो आप N2 से तो ये बनाएगा En, ठीक। अब ध्यान देना जरा क्या क्या पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। पहला पॉइंट ये है कि बोरॉन डज नॉट रिएक्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये रिएक्ट नहीं करता। दूसरा पॉइंट क्या है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर, ऑक्साइड लेयर, सरफेस पर ये बना लेता है, किसकी ऑक्साइड की लेयर होती है, Al2O3 की, तो फर्दर रिएक्शन फिर नहीं हो पाती है। तीसरा पॉइंट ये लिखने जा रहा हूं कि अगर मैं इनका अमोर्फस लिख रहा हूं, ठीक है, अमोर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम कैन फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स बना लेते हैं और ये नाइट्राइड बना लेते हैं। अब इनके ऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी है कि ऑक्साइड के बारे में बताओ, किस टाइप का ऑक्साइड है। तो बोरॉन का ये है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो गैलियम, इंडियम और थेलियम है, यहां ध्यान से सुनना, ये क्या करते हैं, ये वाले ऑक्साइड तो बनाते ही हैं, साथ ही में इसमें जो ऑक्साइड और बनते हैं वो बनते हैं Ge2O, Ga2O, In2O और Tl2O। मतलब यहां पर एक्चुअल में दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट इन्वॉल्व हुई, क्या क्या, +3 और +1, +3 और +1, +3 और +1। अब यहां पर देखना यह होता है कि स्टेबल कौन सा ज्यादा होता है, तो यहां इफेक्ट लगता है एक, जिसको बोलते हैं अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान से समझना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, इनर्ट पेयर का मतलब कोई पेयर होगा जो इनर्ट होगा, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। तो हम ऐसा लिखते हैं कि NH2 इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट, ये पार्ट नहीं लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर ये पार्ट नहीं लेते हैं मतलब ये इनर्ट है, तो ये कहां पर पार्ट नहीं लेंगे, पहली बात तो ये। अगर मैं आपसे कंपेयर कराऊं, दो एलिमेंट है मेरे पास, एक बोरॉन है और एक थेलियम है, ठीक है। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, इसका क्या आएगा, यहां पर बहुत सारा आता है, मैं आउटर मोस्ट लिख रहा हूं 6s2 6p1, ठीक है। 1s2 2s2 से ऐसे चलते जाओगे बहुत सारा, 6s2 6p1 ये इसका आउटर मोस्ट है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, 6 और 6p के बीच में कुछ d के और कुछ f के इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, है ना। तो होता क्या है, जो 6s है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, इसमें प्रोटॉन बहुत ही ज्यादा है, 6 पीरियड में आ रहा है, इसमें प्रोटॉन कम है। यहां जो 2s है वो न्यूक्लियस के करीब है, यहां जो 6s है वो न्यूक्लियस के करीब है, सही ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसा देखूं, इस तरीके से समझो कि अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन भी रिएक्शन में पार्ट ले लेंगे। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा जबकि बीच में क्या है, F के और D के इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, तो वो क्या करता है, ये जो 6s है वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली अटैच्ड रहता है। अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है तो ये इसको छोड़ता नहीं है कि तुम जाओ बॉन्ड बनाने। अगर ये बॉन्ड बनाने नहीं जा रहा है तो ये पेयर इनर्ट है, मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ऐसे समझो। तो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब अगर मैं बात करूं Tl में +1 और बोरॉन में +3, ये स्टेबल होंगी, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इसको अलग से मैं लिख देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसा लिखूं +3 ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं लिखूंगा डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है,
तो ये लिखूंगा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और अगर एक ही एलिमेंट में बात करें तो मैं इन तीनों में कंपेयर करा रहा हूं, ठीक है। देखना जरा, गैलियम +3, इंडियम +3, थेलियम +3, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। और अगर मैं इसका +1 ले लूं तो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं एक ही एलिमेंट के इनमें, तो इसमें क्या होता है, गैलियम +3 ज्यादा स्टेबल होता है गैलियम +1 से, फिर इंडियम +3 ज्यादा स्टेबल होता है इंडियम +1 से, बट थेलियम +3 लेस स्टेबल होता है थेलियम +1 से, ऐसा मानते हैं अपन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। अगर मैं एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में कंपेयर कराऊं तो ऐसा होता है। एक बार फिर से इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरॉन के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके बाद चॉइस है कि ये निकल जाए। प्रोटॉन इसमें सबसे ज्यादा है, बोरॉन के मुकाबले इसमें प्रोटॉन तो बहुत ज्यादा है। 6s के बाद डायरेक्ट 6p नहीं आता है, कुछ और सब सेल भी आते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 6s नियर, मतलब थेलियम क्या करेगा, 6s को अपनी तरफ खींचेगा। थेलियम के पास बहुत सारे प्रोटॉन है तो वो 6s को पकड़ के रखेगा, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन, और पकड़ के रखेगा तो वो आसानी से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए वो पेयर इनर्ट है, इसलिए इसका नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें, फिर से बोल देता हूं, आप देखते जाओ। +3 स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, +1 स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अगर एक ही एलिमेंट की बात करेंगे तो गैलियम इंडियम का +3 उसके खुद के +1 से ज्यादा स्टेबल, और थेलियम का +1 ज्यादा स्टेबल उसके +3 से, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने ऑक्साइड के बारे में समझ लिया, अब ऑक्साइड का कुछ नेचर भी लिख लो। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन जो होता है वो एसिडिक होता है, मतलब B2O3 पूछे तो एसिडिक है। एल्यूमिनियम एंड गैलियम इन दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, और इंडियम और थेलियम इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अब चाहे उसमें +3 वाला ऑक्साइड ले लो या +1 वाला, ठीक है। जहां +3 +1 वाले एग्जिस्ट करते हैं, 3 एलिमेंट में करते हैं। देखो, बोरॉन एल्यूमिनियम ये आपको +3 वाले मिलेंगे, B2O3 L2O3। गैलियम में दोनों मिल सकते हैं, इंडियम में दोनों मिल सकते हैं, थेलियम में दोनों मिल सकते हैं। स्टेबिलिटी तो हमने चलो बात कर ली, लेकिन अगर उसके एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो गैलियम होता है एम्फोटेरिक और बाकी ये होते हैं बेसिक, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल बात करें तो बोरॉन एसिडिक, एल्यूमिनियम गैलियम एम्फोटेरिक और इंडियम थेलियम बेसिक होते हैं। तो ये वाली बात हो गई ऑक्साइड की। आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे, रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कलीज। अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन रिएक्ट नहीं करता, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, ठीक है। तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। एल्यूमिनियम की 2 रिएक्शन है, एक एसिड के साथ डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो बनता है AlCl3, और कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस रिलीज होती है। और अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, एक्वस एल्कली NaOH के साथ, ठीक है, तो पहले बनेगा NaAlO2 और वो NaOH में डिसॉल्व होकर बनाता है NaAlOH4। इसका नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आएगी, इस पे -1 चार्ज होता है तो ओवरऑल यहां -4, इस पे +1 है तो ये +3 हो जाएगा। थर्ड ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। और प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी यहां पर, H2, ठीक। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl और एक्वस NaOH के साथ, याद रखना ये। इसका नाम भी लिख लो, इसका नाम भी याद रखना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है पहले, लेकिन फाइनल क्या बताओगे आप, ये, ठीक, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ध्यान से देखना, बोरॉन फैमिली के जो मेंबर हैं वो X2 के साथ रिएक्शन करके यूजुअली EX3 बनाते हैं, लेकिन इसके साथ इसमें EX भी बन सकता है। अभी मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया ना, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बन सकते हैं, +3 का भी बन सकता है और
+1 का ही बन सकता है, एक्सेप्ट थेलियम ट्राई आयोडाइड। थेलियम ट्राई आयोडाइड नहीं बनता, ये ध्यान रखना, TlI3। और यहां पर X आप सब ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब चलो इसमें बात कर लेते हैं जो हैलाइड्स हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। पहली बात तो स्टेबिलिटी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात बोलूं तो स्टेबिलिटी ध्यान रखना, जो +3 के हैलाइड हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं पहला पॉइंट, +3 हैलाइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ +3 हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसा हमने ऑक्साइड में लिखा था। और दूसरा, +1 हैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और तीसरा, अगर एक ही फैमिली का आ गया, Ga+3 इज ग्रेटर देन Ga+1, In+3 इज ग्रेटर देन In+1, और Tl+3 इज लेस देन Tl+1। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीजन है, आप जानते ही हो। होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट में, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बोरॉन के पास 1s2 2s2 2p1 होता है, तो 2p का एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरे बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो भी निकल सकते हैं। जबकि थेलियम में प्रोटॉन इतने ज्यादा होते हैं कि वो 6s के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखते हैं, क्योंकि 6s और 6p के बीच में कुछ f और d के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 6p का एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो दूसरा जब निकलने वाला होता है 6s2 का, तो वो तो बहुत टाइटली हेल्ड है, किसके साथ है, थेलियम ने होल्ड करके रखा हुआ उसको, बहुत सारे प्रोटॉन है, इसलिए वो पेयर इनर्ट होता है। ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपसे ऐसा पूछेंगे, कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको कंपेयर करानी है। पहला मैं ले रहा हूं GaCl3 एंड GaCl, इन दोनों के बीच में पहले ये कर लेते फिर दूसरा करेंगे। तो GaCl3 और GaCl में ऑक्सीडाइजिंग पावर बताओ किसकी ज्यादा। तो पहली बात ये बताओ मुझे कि Ga+3 ज्यादा स्टेबल है कि Ga+1? Ga+3 ज्यादा स्टेबल है ना। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, Ga+3। ठीक है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, Ga+3, किससे, Ga+1 से। अब मुझे बताओ जरा, Ga+3 क्या Ga+1 में जाना चाहेगा, नहीं, लेकिन Ga+1 किस में जाना चाहेगा, Ga+3 में। मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। क्वेश्चन को चेंज कर लो, गलत लिख दिया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग नहीं रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करानी होगी, है ना, रिड्यूसिंग पावर। अब ध्यान से देखना जरा, कंपेयर रिड्यूसिंग पावर यहां से शुरू हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, Ga+3 ज्यादा स्टेबल है Ga+1। अब एक बार बताओ, Ga+1 ये चाहेगा अपने आप को कहां ले जाना, Ga+3 में ले जाना चाहेगा, तो ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। क्यों, ये लेस स्टेबल है और ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो मुझे एक बात बताओ, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाना तो अच्छी बात है ना। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। तो मैं ऐसा लिखूंगा, GaCl इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन GaCl3। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन होगा वो रिड्यूसिंग पावर का होगा। ठीक, इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या, कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको कंपेयर करानी है, किसमें करानी है, जैसे ये लिख रहा हूं मैं, TlCl3 और TlCl, इसमें करानी है। ठीक है, इन दोनों में। तो मुझे बता दो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, Tl+3 ज्यादा स्टेबल है कि Tl+1? अब तो याद हो गया, Tl+1 ज्यादा स्टेबल है। मतलब Tl+3 ये चाहेगा, Tl+3 क्या चाहेगा कि हम कहां चले जाएं, Tl+1 में चले जाएं। मतलब ये क्या है, लेस स्टेबल, और ये क्या है, मोर स्टेबल। अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाना है तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। तो +3 से +1 जाने को क्या बोल रहे हैं हम, क्या हो रहा है यहां पर, रिडक्शन हो रहा है। तो थेलियम +3 अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा, मतलब एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, TlCl3 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन TlCl। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर से रिलेटेड। ठीक है, समझ गए कैसे करना है, नोट कर लो इसको। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं बोरॉन से रिलेटेड, जिसमें से पहला है बोरेक्स। सारे कंपाउंड इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना इनको। ठीक है, बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स को हम बोलते हैं टिंकल।
और सुहागा भी बोलते हैं इसको। सोने पे सुहागा मतलब सोने पे बोरेक्स, ठीक है। तो टिंकल या सुहागा भी इसका नाम है। फॉर्मूला क्या होता है बोरेक्स का? जो बोरेक्स है उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, इसको बोलते हैं बोरेक्स। कभी अगर आपसे पूछ ले ज्वेलर्स बोरेक्स बताओ, तो ज्वेलर्स बोरेक्स में Na2B4O7.5H2O होते हैं, ये ध्यान रखना। और अगर आपसे बोले बोरेक्स ग्लास तो वो एनहाइड्रस फॉर्म को बोलते हैं Na2B4O7, और इसका नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ लेते हैं अपन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसकी, ध्यान से देखना। फ्रॉम कोलेमनाइट, कोलेमनाइट एक तरीके से और होती है बोरॉन की, और इसका फॉर्मूला होता है Ca2B6O11, ठीक है। इसमें मिला देते हैं Na2CO3, Na2CO3, तो क्या बनता है इसमें? बनता है Na2B4O7, जिसको आप क्रिस्टलाइज करके बोरेक्स के क्रिस्टल को सेपरेट कर सकते हो, प्लस साथ में बनता है NaBO2 और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक। NaBO2 में अगर हम CO2 मिला दें, इसमें अगर CO2 मिला दें तो और बोरेक्स रिकवर हो सकता है, Na2B4O7 बना लेता है ये। और एक अच्छी बात इसमें है कि Na2CO3 भी प्रोड्यूस करता है, तो Na2CO3 यहां भी यूज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन हो जाती है कि आप CO2 से रिएक्शन करा दो इसकी, तो Na2B4O7 और मिल जाएगा और Na2CO3 भी मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। समझ गए? तो ये है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड नंबर पे चलेंगे प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में अगर बात करूं तो नंबर 1 ये लिखेंगे, बोरेक्स सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। जो बोरेक्स का सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है। कैसे? एक रिएक्शन है Na2B4O7, इसकी अगर रिएक्शन कराऊं मैं NaOH के साथ, सॉरी वाटर के साथ, सॉल्यूशन एक्चुअल में कौन सा होता है? एक्वा सॉल्यूशन, ठीक। तो इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराई जाए तो ये बनाता है NaOH प्लस H3BO3, और H3BO3 एक वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये सॉल्ट बोल सकता हूं मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं सेकंड पॉइंट में कि बोरेक्स कैन एक्ट एज एसिडिक बफर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना सकता है ये, ठीक है, क्योंकि वीक एसिड मिला और स्ट्रॉन्ग बेस मिला। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पे चलेंगे, नंबर 3, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, बोरेक्स की हीटिंग की अगर बात करूं तो जब इसकी हीटिंग करवाते हैं Na2B4O7, अगर इसका हाइड्रेटेड फॉर्मेट और 10H2O, तो पहली हीटिंग में वाटर निकल जाते हैं। तो पहले जब हीटिंग होती तो क्या होता है? वाटर निकल जाता है, Na2B4O7 एनहाइड्रस फॉर्म आएगा, और फिर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराओगे इसकी फर्दर, तो ये देता है आपको NaBO2 प्लस B2O3, जिसको कंबाइन हम फॉर्म में बोलते हैं ग्लासी बीड। ग्लासी बीड, बोरेक्स बीड टेस्ट में हम पढ़ेंगे इसको, इसका यूज आता है ग्लासी बीड का, ठीक है। तो अगर आपसे ग्लासी बीड पूछ ले तो NaBO2 प्लस B2O3, इनके अलग अलग नाम है। NaBO2 को बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, और B2O3 का नाम है बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। नाम ध्यान रखना इनके। तो जब इसकी हीटिंग कराते हैं तो पहले Na2B4O7 सोडियम टेट्राबोरेट बनता है,
उसके बाद फर्दर हीटिंग कराते हैं तो ग्लासी बीड बनता है। दो कंपाउंड का एक तरीके से मिक्सचर है, NaBO2 और B2O3। NaBO2 का नाम क्या है? सोडियम मेटाबोरेट, और B2O3 का नाम क्या है? बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर इसकी और प्रॉपर्टी लिखेंगे अपन। लिख लो पहले आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना है अगला पॉइंट, स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इसका। ठीक है, बोरेक्स का ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर हम बनाएंगे फोर्थ पॉइंट में बोरेक्स का। स्ट्रक्चर कैसे? देखो, बोरेक्स आप जानते हो क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिखूं तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, इसको ध्यान से देखना। इसको लिख रहा हूं मैं Na2B4O5OH4.8 वाटर। सेम ही है दोनों, बस हम इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि कैटायनिक पार्ट क्या है और एनायनिक पार्ट क्या है, और हम इसका डायग्राम बना लें, स्ट्रक्चर बना लें। कैसे? ध्यान से देखना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? बोरॉन कितने? 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, दो बोरॉन के बीच में एक ऑक्सीजन लगाना है। ठीक है, दो बोरॉन के बीच में एक ऑक्सीजन लगाना है, ऐसे। तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। एक बचा, किन्हीं भी दो अपोजिट बोरॉन में लगा दो, या तो इधर या इधर। मैं ऊपर लगा देता हूं। ठीक है, तो ये लगा दिया मैंने ऐसा, सही। 4 OH हैं, हर एक बोरॉन को एक एक OH दिया जाएगा, हर एक बोरॉन को एक एक OH दिया जाएगा। बताओ बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंसी कितनी होती है? 3। लेकिन यहां 4 बना रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां भी 4 बना रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो Na+ है वो हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये हो गया भाई साहब Na2B4O5OH4 का। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं इसमें? 8। तो हम ऐसे दिखा देते हैं .8 वाटर, इस तरीके से। अब इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, BOB लिंकेज, ये सब तो लिख लेते हैं अपन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहा हूं पहला, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या क्या आएगा? देखो, 1 2 3 सिग्मा बना रखे हैं, मतलब sp2, बाकी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और 1 2 3 4 बना रखे तो sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन दो टाइप के होते हैं बोरेक्स में, sp2 एज वेल एज sp3। मतलब ये वाली यूनिट को मैं प्लेनर बोल सकता हूं, कैसे? BOOO, ये sp2 है ना, तो ये यूनिट प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है, ये प्लेनर है। तो दो प्लेनर, दो टेट्राहेड्रल यूनिट इसमें होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। टोटल BOB लिंकेजेस, BOB बॉन्ड, बॉब बॉन्ड्स बताना है। ठीक है, तो कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 और 5। तो 5 BOB लिंकेज हैं। समझ रहे हो ना किस टाइप से क्वेश्चन होंगे? टोटल आपसे पूछा जाए कि बताओ टोटल B सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड्स, BO बॉन्ड्स बताना है टोटल, तो काउंट कर लो। मेन चीज क्या है? आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चेक कर लो एक बार फिर से। 1 2 3 4 ये हो गए और 10 इसके हो गए। भाई सीधी सी बात है ना, 5 BOB बॉन्ड, तो B सिंगल बॉन्ड 10 उधर से, और 1 2 3 4 14 आ जाएंगे B सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हो सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर पूछ ले, सिग्मा पूछ ले। लोन पेयर बोलेगा तो हर एक ऑक्सीजन पे एक एक लोन पेयर है, सॉरी 2 2 लोन पेयर है, एक एक नहीं 2 2। हर एक ऑक्सीजन पे 2 2 लोन पेयर हैं, तो 8 का डबल 16 ये हो गए, और इधर कितने थे? या एक काम करो, 10 ये हैं, 7 ये हैं, 17, 17 का डबल 34 लोन पेयर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। लिख देता हूं मैं यहां, टोटल लोन पेयर्स 34। मेन चीज है स्ट्रक्चर। अगर आपको ये पता चल गया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, हो जाएगा। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा H3BO3। ध्यान से देखना जरा, H3BO3 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 1 है फ्रॉम बोरेक्स। फ्रॉम बोरेक्स, बोरेक्स से आप H3BO3 बना सकते हो। कैसे? बोरेक्स की दो रिएक्शन आप कर सकते हो, Na2B4O7, इसकी रिएक्शन आप कराओ एक्वस HCl से। ठीक है, HCl प्लस वाटर कर दो और एक्वस H2SO4 कर दो, H2SO4 प्लस वाटर कर दो।
तो सिमिलर रिएक्शन है, इसमें बनेगा NaCl प्लस H3BO3 और इसमें बनेगा Na2SO4 प्लस H3BO3। ठीक है, और अगर H3BO3 की बात करें तो जब इसको पानी में हम डालते हैं, किसको, H3BO3 को पानी में अगर डालते हैं तो एक्चुअल में ये बनाता है H3BO3 वाटर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है BOH4 नेगेटिव और H प्लस। ठीक है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में। इसकी अभी आगे डिटेल रिएक्शन हम लेने वाले हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी में बताऊंगा। अभी सिर्फ प्रिपरेशन लिख रहे हैं, तो प्रिपरेशन क्या है, बोरेक्स की रिएक्शन एक्वस HCl से करा दो या फिर एक्वस H2SO4 से करा दो, H3BO3 मिल जाएगा और पानी में वो ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर की प्रिपरेशन इसकी है फ्रॉम बोरॉन ट्राइहेलाइड्स। बोरॉन ट्राइहेलाइड्स के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं, बोरॉन ट्राइहेलाइड्स के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं, तो अगर मैं BX3 की रिएक्शन वाटर से कराता हूं तो क्या करना है आपको, आप ऐसे लिख लो रिएक्शन याद करने के लिए, BXXX और H2O को ऐसे लिख लो HOH। सही है, याद हो जाएगी जल्दी। यहां से क्या करो, HX निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, B के साथ 3 OH मतलब H3BO3 प्लस HX बन जाएगा। लेकिन यहां यह ध्यान रखना है कि X क्या है, यहां पे Cl, Br और I। अगर फ्लोरीन होता है तो ऐसा नहीं होता, कुछ अलग टाइप की रिएक्शन होती है। अगर फ्लोरीन होता, BF3 होता, इसकी रिएक्शन वाटर से कराते तो इसमें बनता है HBF4 प्लस H3BO3। एक्चुअल में BF3 वाटर के साथ पहले एडक्ट बनाता है। एडक्ट मतलब BF3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और H2 के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, इसको एडक्ट बोलते हैं। और फिर यहां से ये एडक्ट में से HF निकलेगा, फिर रिएक्शन होगी, ऐसा होता है। तो आपको फाइनल रिएक्शन याद रखनी है, BF3 आया तो यहां HBF4 बनाना है। H3BO3 तो बन ही रहा था, इधर HX बनता है, इधर HBF4 बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक, तीसरे नंबर की रिएक्शन है, तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम डाइबोरेन। डाइबोरेन से भी आप बना सकते हो। डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, B2H6 रिएक्ट करेगा, किससे, वाटर से, तो क्या बनेगा, H3BO3 बनेगा और प्लस H2 गैस इसमें निकलेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में, उन्होंने H2 के मोल पूछे थे कितने निकलेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 2 मोल किसके, BH3 के, और वाटर मेरे पास है HOH, HOH और HOH, ऐसे लिख सकता हूं। H2 गैस निकाल दूं, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, 3 मोल बन गए ये। तो H3BO3 बन गया ना, देखो OH 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 3 OH, एक बोरॉन, तो H3BO3 प्लस 1 2 3 मोल बना H2, लेकिन वो तो एक BH3 की यूनिट से बना ना। ऐसी कितनी होंगी, B2H6 मतलब 2 BH3 यूनिट देगा, इसका मतलब यहां पर 6 आएगा, सही ना, और यहां पर 2 आएगा। और एक BH3 यूनिट के लिए 3 वाटर लगे तो 2 BH3 यूनिट के लिए 6 वाटर लगेंगे। बैलेंस है, चेक कर लो, 12 हाइड्रोजन 6 18 हाइड्रोजन, 6 और 12 18 हाइड्रोजन, 2 बोरॉन 2 बोरॉन, ऑक्सीजन 6। ठीक है, तो 6 मोल H2 निकलेगा यहां पे। ठीक, तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पर, पहले ये नोट कर लो आप। तो हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ ली, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में देखेंगे नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी ध्यान से लिखना, इट इज अ वीक मोनोबेसिक नॉन प्रोटिक लुईस एसिड। ये वीक है, मोनोबेसिक है, नॉन प्रोटिक लुईस एसिड, एक साथ बहुत सारी चीजें लिखी हैं अपन ने। देखो, वीक है, मोनोबेसिक है, नॉन प्रोटिक है, लुईस एसिड है। ठीक, क्या रिएक्शन होती है इसकी, ध्यान से देखना, H3BO3 प्लस वाटर, ये देता है BOH4 नेगेटिव और H प्लस, तो ये इक्विलिब्रियम इसमें होता है। ठीक है, जब भी इसको पानी में हम डालते हैं। अब क्या है ये जो पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या है, वीक एसिड क्यों बोला, हुआ क्या यहां पे रिएक्शन में, क्या हुआ, बोरॉन के पास क्या है, 3 OH है और H2O क्या करेगा,
जब इसकी रिएक्शन H2O से होगी तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा और H+ निकाल देगा, तो ये बन जाएगा। तो क्या H3BO3 ने अपना H+ दिया? बताओ, क्या H3BO3 ने अपना H+ दिया? नहीं दिया ना। वाटर से OH लेके वाटर का H निकाला, तो अपना H+ नहीं दिया, मतलब नॉन प्रोटिक है। जो एसिड अपना H+ देते हैं वो प्रोटिक होते हैं, ठीक। वीक क्यों है? क्योंकि ये H दे ही नहीं रहा है अपना, वाटर से H+ निकल रहा है। मोनोबेसिक इसलिए क्योंकि एक ही H+ निकल रहा है। लुईस एसिड क्यों? क्योंकि इसने वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लिया, और ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर एक्सेप्टर होती है उसी को हम लुईस एसिड बोलते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसी को ही लुईस एसिड बोलते हैं। तो इसने अपना लोन पेयर इसको दिया। क्लियर है ये सारे पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, अगर मैं इसमें सिस डायोल मिला दूं, सिस डायोल, या और अच्छे से लिखो तो सिस 1,2 डायोल, 1,2 डायोल मिला दो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है। क्यों? क्योंकि सिस 1,2 डायोल इसके साथ रिएक्ट करता है, इसका अमाउंट कम होगा, तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर प्रोडक्ट को आप कम करते हो तो क्या रिएक्शन होती है वो मैं यहां लिख रहा हूं। अगर इसकी रिएक्शन लिखेंगे किसकी? बी OH 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 OH, ठीक है, 4 आ गए, ये यहां माइनस लगाए। इसकी रिएक्शन में इथिलीन ग्लाइकोल के साथ करा रहा हूं। इथिलीन ग्लाइकोल क्या है? सिस 1,2 डायोल है, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ जब इसकी रिएक्शन को करवाया जाएगा तो क्या करो, आप वाटर निकाल दो, और जब वाटर निकालोगे तो इसमें बन जाएगा एक कंपाउंड, और उसमें बनेगी रिंग। भाई रिंग बन गई ना। कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा, बी ऐसा 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 ऐसा, OO OO, CH2 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 CH2, ठीक है, यहां माइनस, रिंग बन गई। तो ये कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल। ये क्या हो जाता है? रिंग फॉर्मेशन की वजह से स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। सिस 1,2 डायोल का मैंने एग्जांपल क्या लिया? इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ऐसा दिखता है ये। तो जब मैंने इथिलीन ग्लाइकोल के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई, मतलब इसका अमाउंट कम हो गया, इसने इसके साथ रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड बना लिया। तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो H+ ज्यादा बनने लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो बोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ानी है तो सिस 1,2 डायोल इसमें मिला दो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इस रिएक्शन की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से लिखना। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड नंबर पे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। बोरिक एसिड की जब हीटिंग कराते तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हीटिंग होती है, ठीक है, ध्यान रखना टेम्परेचर। जब H3BO3 की हीटिंग कराई जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर पर, तो इसमें से H2O निकाल दो, तो क्या बन गया? HBO2। इसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। और ये क्या था हमारा? बोरिक एसिड। और अगर टेम्परेचर 150-160 के अप्रोक्स लेते हो तो बनता है H2B4O7, जिसका नाम है टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लास्ट में बनाएंगे, मैं आपको सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली लिखवाऊंगा, वहां हम इसको कवर करेंगे। स्ट्रक्चर वाला है ना। अगर इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा दें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ये B2O3 दे देता है। B2O3 का एक नाम और है, इसको बोलते हैं अपन बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड, बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड। केमिस्ट्री में सेस्क्वी को बोलते हैं 1.5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं BO1.5, तो बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड, ठीक है। बाकी दूसरा नाम तो आपको याद है, बोरिक एनहाइड्राइड भी इसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो H3BO3 है एक्चुअल में वो एक तरीके से पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। H3BO3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ध्यान से देखना। H3BO3 में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें क्या होता है, बहुत सारी H3BO3 की यूनिट जुड़ी होती हैं। जैसे ये वाला ऑक्सीजन यहां किसी H3BO3 के H के साथ करेगा, ये ऑक्सीजन यहां पे किसी H3BO3 के H के साथ करेगा, ये H किसी H3BO3 के O के साथ करेगा,
ये H किसी H3BO3 के O के साथ करेगा, ये भी किसी O के साथ करेगा, ये किसी H के साथ करेगा। तो इसमें BO3 की इस तरीके से प्लेनर यूनिट रहती हैं और ये रिपीट होती रहती हैं। ठीक, अगर H3BO3 में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका जो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें H3BO3 के, या एक काम करता हूं मैं यहीं लिख देता हूं, तो बोरॉन जो होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ऑक्सीजन जो होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर की वजह से। ठीक है, नोट कर लो इसको, याद रखना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें स्ट्रक्चर में, क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी वाली होती है? H3BO3 के 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल कर रहे हैं, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट कर लो इसे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला अपना कंपाउंड है B2H6 डाइबोरेन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। देखो जितनी भी रिएक्शन मैंने बोरोन फैमिली में कराई है वो सारी की सारी रिएक्शन आपको करनी ही है, क्योंकि सारी रिएक्शन मैं एनसीईआरटी की करा रहा हूं, 1-2 रिएक्शन कुछ एक्स्ट्रा है वही मैं करा रहा हूं, है ना। तो बहुत ध्यान से ये सारी रिएक्शन करनी है। B2H6 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में अगर बात करें तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम BF3। BF3 से हम 2 तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक लैब मेथड और एक इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, तो पहले नंबर पर मैं लैब मेथड बता रहा हूं। BF3 की रिएक्शन करवाई जाती है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या बनता है पहले मैं वो बना दूं। इसमें बनता है B2H6 प्लस LiF प्लस AlF3। याद रखने के लिए आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसा करो, F को इधर कर दो और H को इधर कर दो, इंटरचेंज कर दो, सिंपल उठा के रख दो, 4-3 की टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे ही H इधर आया तो ये तो BH3 बन गया होगा, तो उसका डबल लिख दो, मतलब B2H6 ऐसा। और यहां आया होगा LiAlF4 तो उसको तोड़ दो LiF और AlF3 में, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। सेकेंड मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक, तो BF3 की रिएक्शन कराते हैं हम NaH के साथ 450 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इसमें भी सेम वैसे ही आप याद रखने के लिए कर सकते हो, H को यहां भेज दो, F को यहां भेज दो, तो Na के पास F आ गया तो NaF और B के पास H आ गया तो BH3, उसका डबल लिख दो यहां पे, क्या? B2H6। बाकी बैलेंस तो आप कर ही लोगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक, तो ये लैब मेथड, ये इंडस्ट्रियल मेथड। एक जो कन्वीनियंट लैब मेथड है वो भी होता है तीसरे नंबर पे, तो मैं इसको ऐसा सेकंड नंबर लिख देता हूं, फ्रॉम NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 की रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं, किससे? आयोडीन से। तो NaBH4 प्लस I2। कैसे लिखनी है रिएक्शन, देखो ध्यान से, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, कैसे? BH3 और NaH में, और यहां I और H को इंटरचेंज कर दो, तो यहां H आ गया तो H2 बनेगा, Na के पास I आ गया तो नाई बन जाएगा, और प्लस इसका डबल कर दो BH3 का, तो क्या बन गया? B2H6। इस तरीके से रिएक्शन को आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज नंबर 1, रिएक्शन विद O2। रिएक्शन विद O2, O2 के साथ रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या होता है? B2H6 प्लस O2, इसमें बनता है B2O3 प्लस वाटर, और डेल्टा H इसका नेगेटिव होता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, -1900 के आसपास होता है। तो रिएक्शन कैसे याद रखना है, इस O को देखो और इस H को देखो, 6 हाइड्रोजन हटा के 3 ऑक्सीजन लगा सकते हो, वही किया मैंने भाई। हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1, एक बॉन्ड बनाता, ऑक्सीजन 2 बनाता, इस तरीके से याद रखने के लिए कर सकते हो। तो ऑक्सीजन यहां रख दो, हाइड्रोजन यहां रख दो, कितने ऑक्सीजन रखोगे? 2 हाइड्रोजन के बदले में 1 ऑक्सीजन आएगा, तो 6 हाइड्रोजन के बदले में 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, ऐसे याद हो जाएगी। ठीक, दूसरे नंबर पे रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर अभी थोड़ी देर पहले भी हमने लिखी थी, H2 जिसमें निकल रहा था 6 मोल्स, तो B2H6 प्लस वाटर, ये क्या बनाता है? ये बनाता है H3BO3 प्लस H2। यहां पर B2 है तो यहां 2 कर दूं, 6 और 6 12, 6 ये था, 12 6 18, सही है, बैलेंस हो गई। 6 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन इधर, 12 इधर, 6 इधर, 6 इधर। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, ध्यान रखना, H2 गैस रिलीज होती है। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद MH, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड।
मेटल हाइड्राइड MH, और यहां M क्या मिलेंगे आपको, लिथियम या सोडियम, उसके साथ रिएक्शन करानी है आपकी। तो एक्चुअल में Li, या एक काम करता हूं MH करके लिख देता हूं MH, और यहां पर M क्या होगा, Li होगा या फिर Na होगा। इसकी रिएक्शन जब B2H6 के साथ होगी तो एक काम करो, B2H6 को तोड़ लो आप, BH3 निकाल लो बस एक, है ना, और BH3 और MH ये मिलके देते हैं MbH4, ठीक है, M प्लस और BH4 नेगेटिव। अब ये क्या बना लेगा आपका, LiBH4 या फिर NaBH4, ठीक है, LiBH4 या NaBH4, जो कि एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कहां पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन होती है। नोट करो इसको, फिर मैं इसकी और भी रिएक्शन बताता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के साथ अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन है, ध्यान से देखना। B2H6 की रिएक्शन अमोनिया के साथ, एक्सेस अमोनिया के साथ लो टेम्परेचर पर, और एक्सेस अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पर, और अमोनिया के साथ जिसमें B2H6 और अमोनिया का रेशियो होगा 1:2, ठीक है, ये मिक्सचर होता है 450 केल्विन। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आता है। जैसे पहले वाले का जो आंसर आता है वो आता है B2H6.2NH3, और ये भी कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अभी थोड़ी देर बाद मैं बताने वाला हूं इसको। इसमें बनता है BN(X), जिसको बोलते हैं अपन इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ऑर्गेनिक ग्रेफाइट तो आप जानते हो कार्बन का होता है, ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। अमोनिया के साथ 1:2 में इसमें बनता है B3N3H6, इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक ऑर्गेनिक बेंजीन होती है C6H6, यह है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर मैं लास्ट में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा, ठीक है, अभी सिर्फ अपन रिएक्शन लिख रहे हैं। तो ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। अब इसकी एक रिएक्शन और होती है बहुत इंपॉर्टेंट, अमोनिया के साथ रिएक्शन 1 डिग्री अमीन या 2 डिग्री अमीन, ये सेम टाइप की रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, रिएक्शन विद अमोनिया 1 डिग्री अमीन एंड 2 डिग्री अमीन, और कंडीशन इसमें कौन सी वाली चलेंगी, जो यहां हमने लिखी है ये वाली, ठीक है। तो होता क्या है यहां पर, ध्यान से देखना, इसमें होता है अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी, B2H6 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई था केमिकल बॉन्डिंग में कैसा होता है, B 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड जैसा होता है, इस तरीके से, ऐसा। तो जब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन होती है, या 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन जैसे मान लो RNH2, और 2 डिग्री अमीन जैसे R2NH, तो मैं अमोनिया के साथ लिख देता हूं सिमिलर रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री की भी होगी। अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब क्या है, बॉन्ड को यहां से तोड़ना है, यहां से तोड़ोगे, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल इसको दे दो, ठीक है, 2 ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल इसको दे दो अमोनिया के, किसको, इसको, और ये अलग कर दो, तो ये अलग होगा, और ये जब 2 अमोनिया लेगा तो ऐसा दिखता है, BH2 NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव, ऐसा दिखेगा। तो अमोनिया में 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन में अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अगर यहां मैं 1 डिग्री अमीन कर दूंगा तो बस यहां ब्रैकेट में RNH2 कर देना, 2 डिग्री कर देंगे तो R2NH कर देना, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी की रिएक्शन 6th नंबर पे आ रही है, रिएक्शन विद 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन मतलब R3N एंड CO, अगर मैं CO के साथ भी कराता हूं तो इसमें सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। कैसी, सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग 3 डिग्री अमीन में और CO में। कैसे करानी है आपको, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास ये B2H6 हो गया, इस तरीके से,
सिमेट्रिकल ऐसे कराना है कि जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा R3N से, या CO ले सकते हो आप यहां पे, तो आपको ऐसे तोड़ना है। ये है सिमेट्रिकल, BH3 अलग अलग। तो इधर BH3 के पास एक अमोनिया, ये R3N इधर दे देना और एक R3N इधर दे देना, तो ये बनाएगा BH3 डॉट R3N 2 टाइम्स, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं B2H6 डॉट 2 R3N। ठीक है, अगर CO लेते, यहां पे CO लेते तो क्या रिएक्शन बनती, B2H6 2CO, क्या बनती है B2H6 डॉट 2CO, इस तरीके से। तो सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग कब करानी है, अनसिमेट्रिकल कब करानी है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर अमोनिया 1 डिग्री और 2 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कम मानते हैं और 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मानते हैं। तो यहां क्या हुआ था, अमोनिया ने यहां अटैक किया था, ये बॉन्ड टूटा, और इस अमोनिया ने यहां अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम, इसलिए एक बोरॉन पर 2 अटैक हो सकते हैं। जबकि यहां R3N तो बल्कि होता है, बड़ा होता है, तो जब वो अटैक करेगा तो यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और यहां अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ऐसा एक ही जगह अटैक नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो अलग अलग बोरॉन पर अटैक कराना है आपको, इसलिए। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, B2H6 का स्ट्रक्चर बना लो। डिटेल में मैंने आपको ये बनाना बॉन्डिंग में बता रखा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक्चुअल में BH3 का डाइमर है। BH3 का क्या है, ये डाइमर है। किस तरीके से बनाते हैं हम, इसको ऐसे दिखाते हैं। इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और इनको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूं। यहां में H टर्मिनल, टर्मिनल ब्रिज, ब्रिज टर्मिनल, टर्मिनल। तो B सिंगल बॉन्ड H टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम क्या, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने हैं ये, 4। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, B HB B, इसको बोलते हैं हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 एटम है ना, तो 3 न्यूक्लियस, और इस पूरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक, तो ये कितने हैं, 2, जिसका नाम क्या है, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। ठीक, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तीसरे पॉइंट में। BH3 में अगर आपसे पूछा जाए तो sp2 बोलना, और B2H6 में पूछा जाए तो sp3 बोलना। ठीक है, अगर मैं इसका बनाना बॉन्ड वाला डायग्राम दिखाऊं तो ऐसा दिखता है, ये B H H, कुछ किताबों में ऐसा भी बना रखा है इस तरीके से, है ना। बीच में क्या आएगा, H, और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इस पूरे के पूरे बॉन्ड में। अगर मैं सपोज इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, B H H। ठीक है, एक वैकेंट ऑर्बिटल इधर है, ठीक, उसके साथ हाइड्रोजन है, और B H H। ठीक, यहां पर BH बॉन्ड वाला ऑर्बिटल है। इस तरीके से इसकी ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम भी आप दिखा सकते हो, इस तरीके से, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बॉन्ड लेंथ y है, ये बॉन्ड लेंथ x है, तो 3rd पॉइंट ये लिख दिया, 4th ये लिख देता हूं, 5th ये लिख देता हूं, और 6th नंबर पे बॉन्ड लेंथ x छोटी होगी y से। क्यों, ये बनाना बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड होता है, वीक होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ x की कम है, किससे, y से। ठीक है, और ये डिस्टेंस की बात करें b भी, अगर मान लो इसको भी इन्वॉल्व करा लेते, मान लो z, ये डिस्टेंस कंपेयर करानी होती तो z और सबसे ज्यादा हो जाती। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस टाइप के कुछ पॉइंट होते हैं इसमें स्ट्रक्चर में, नोट कर लो इसको। फिर मैं आपको कुछ पीछे मैंने बताए थे ना, इनऑर्गेनिक बेंजीन, H2B4O7, इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली हम अब लिखने जाएंगे। इसको लिख लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे बोरॉन फैमिली के। नंबर 1 पे तो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ H2B4O7, स्ट्रक्चर ऑफ H2B4O7। ठीक है, टेट्राबोरिक एसिड इसका नाम है, नाम लिखना चाहो तो टेट्रा बोरिक
एसिड। कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, 4 बोरॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इधर एक OH लगा दो और इधर एक OH लगा दो, सही है। अब क्या करो, बीच में BOB लिंकेज बनाते जाओ, देखना ध्यान से, 1 2 3, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 5, एक इधर और एक इधर भी तो था। इन 2 बोरॉन के बीच में एक लिंकेज और 6, और इन 2 बोरॉन के बीच में एक लिंकेज और 7, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सारे बता सकते हो। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो sp2 बोल देना, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे तो क्या बोल देना, एक यहां पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। OH ग्रुप पूछ लेंगे तो 2, मतलब आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो क्वेश्चन आप कर लोगे। सेकेंड नंबर पे हम बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। एल्यूमिनियम का जो डाइमर है Al2Cl6, एक्चुअल में वो ऐसा होता है, Al Cl Cl Cl। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में पूरा डिटेल में बताया, तो वहां जाके और भी डिटेल में देख सकते हो। इसका जो Cl का लोन पेयर है वो इसको कोऑर्डिनेट करता है, इसका इसको करता है, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डाइमर बनता है इसमें ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला डाइमर बनता है। बनाना बॉन्ड नहीं बोलते इसको, बनाना बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड में आता है, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाएंगे B3N3H6। कैसे बनेगा ध्यान से देखना, BNN BBN, अल्टरनेट BN लिख लो और सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो पहले तो ऐसे, और सबको एक एक H दे दो, तो सबको एक एक H मिल गया। अब आप क्या करो, नाइट्रोजन का लोन पेयर है और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, नाइट्रोजन का लोन पेयर, बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल। आप ये एरो उल्टा भी बना सकते हो, ये वाला इसको दे सकता है तो ये वाला फिर इसको देगा और ये वाला इसको देगा, ठीक है। इससे रिलेटेड पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो ऑर्गेनिक बेंजीन जैसा ही ये एरोमेटिक होता है, वो भी एरोमेटिक था, ये भी एरोमेटिक होता है, लेकिन मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है। ऑर्गेनिक बेंजीन में बॉन्ड क्या था, अंदर जो CC बॉन्ड थे वो नॉन पोलर थे, ठीक है। तो इसमें ये पोलर बॉन्ड होते हैं। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के कोवेलेंट से रिप्लेस करोगे तो यहां प्लस और इधर माइनस लगा देना, ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो, प्लस माइनस और प्लस माइनस ऐसा आ जाएगा। समझ गए बात को। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिंग में, अगर वो पूछे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक बोल रहे हैं। ओके, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना 4th नंबर पे बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है, जैसे अपन जो बोरेक्स होता है उसको जब हीट करते हैं, ठीक है, तो वो स्वेल हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो Na2B4O7 को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, .10H2O है, तो पहले जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, ये हीटिंग ऑफ बोरेक्स में हमने लिखा था, Na2B4O7 बनता है, और इसके बाद फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ये क्या कर देता है, कलरलेस ग्लासी बीड देता है, NaBO2 प्लस B2O3, क्या बोलते हैं इसको, ग्लासी बीड, ग्लासी बीड। अब ये जो B2O3 है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस B2O3, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है मेटाबोरेट्स, मेटाबोरेट्स, ठीक है। जैसे MbO2 होल ट्वाइस बना सकता है, लेकिन अगर क्रोमियम हुआ तो क्रोमियम तो खैर +3 होता है, तो उस केस में फिर क्या बनाना, +3 वाला मेटाबोरेट बनाना, मतलब CrBO2 होल थ्राइस बनेगा फिर, है ना। तो जो मेटाबोरेट है इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। एक्चुअल में एक तरीके से फ्लेम में हम क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर होता है, उसमें जो अपना पाउडर होता है बोरेक्स बीड वाला जो, ठीक है, ग्लासी बीड वाला, और मेटल का जो ऑक्साइड है उसकी हीटिंग कराते हैं साथ में, तो कुछ कलर आते हैं। तो ये जो मेटाबोरेट के कलर है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे ध्यान रखोगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, क्रोमियम से याद रखना, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज, इसके बाद क्या आता है, आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल और फिर कॉपर, बस इतने कलर आपको इसमें ध्यान रखना है, इतने के, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मेटाबोरेट्स ऑफ क्रोमियम, मतलब CrBO2 होल थ्राइस,
मैंगनीज MnBO2 होल ट्वाइस, FeBO2 होल ट्वाइस, ये सारे, ठीक है, COBO2 होल ट्वाइस, NiBO2 होल ट्वाइस और CuBO2 होल ट्वाइस। तो इनके मेटाबोरेट आपको लेने हैं, ठीक है। और मेटाबोरेट का कलर क्या है, इसके क्रोमियम के मेटाबोरेट का कलर होता है ग्रीन, ठीक है, इसका होता है पिंक या वायलेट कलर भी बोलते हैं अपन, है ना, पिंक वायलेट। Fe का होता है ग्रीन, इसका होता है ब्लू, इसका होता है ब्राउन और इसका होता है ब्लू, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे आप, गोपाल प्रसाद गुप्ता की बड़ी बर्बाद बीवी, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, गोपाल प्रसाद गुप्ता की बड़ी बर्बाद बीवी, ठीक है। तो ये कलर याद रखना, एनसीईआरटी में कॉपर का दिया हुआ तो इसका जरूर याद रखना, ब्लू कलर होता है। तो ये होते हैं मेटाबोरेट्स के कलर, तो इन सब के मेटाबोरेट के कलर हैं ये इनके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट है अपना रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद BF3। BF3 के साथ अमोनिया की रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, क्या है इसके पास, लोन पेयर, और BF3 में क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर अपना इस वैकेंट ऑर्बिटल को दे देता है, बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता ही है, तो ये बना लेता है एडक्ट, ठीक है। इस टाइप का कंपाउंड को एडक्ट बोलते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है। तो मैं उसको ऐसे बता रहा हूं, कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट से रिप्लेस करोगे तो यहां माइनस और इधर क्या आ जाएगा, प्लस। एक बार क्वेश्चन आ चुका, हाइब्रिडाइजेशन बताओ बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। नाइट्रोजन का क्या होगा, sp3 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, इसका क्या होगा sp2 3 बॉन्ड पेयर, इसका क्या होगा sp3 4 सिग्मा और इसका क्या होगा sp3। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता, बोरॉन का चेंज हो जाता है sp2 से sp3। इसको बोलते हैं 1:1 कॉम्प्लेक्स या एडक्ट, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अकरेंस ऑफ बोरॉन के बारे में, कि बोरॉन के जो कंपाउंड होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे H3BO3 के फॉर्म में मिलता है बोरॉन, इसको बोलते हैं क्या, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। Na2B4O7.10H2O, इसको बोलते हैं बोरेक्स, टिंकल या सुहागा, ये हम पहले लिख चुके हैं। और एक और फॉर्म होता है Na2B4O7.4H2O। एक तो मैंने 5H2 बताया, ज्वेलर्स बोरेक्स होता है वो तो, लेकिन मेजर पोर्शन जो रहता है वो Na2B4O7.4H2O में भी रहता है, जिसको बोलते हैं कर्नाइट। तो ये क्या, आपको नाम ध्यान रखने, इसके डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। अकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, मोस्ट अबंडेंट मेटल है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अगर अबंडेंस की बात करें तो नंबर 1 पे ऑक्सीजन आता है, फिर सिलिकॉन और फिर क्या आता है, एल्यूमिनियम। फर्स्ट अबंडेंट क्या है, ये मेटल, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट क्या है, ये एलिमेंट। और एल्यूमिनियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बॉक्साइड, Al2O3.2H2O, इसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं। ये इसका नाम याद रखने वाली बात है, ठीक है। और एक होता है क्रायोलाइट, Na3Al(F6), इस फॉर्म में भी मिलता है, इसको नाम है क्रायोलाइट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 एंड AlCl3 समझ लो। BCl3 का जब भी अपन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक काम करो, हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, H+ और OH- मिलना है। यहां पर क्या करो, Cl3 जो है ना उसको रिप्लेस करा दो किससे, OH से, तो आ जाएगा BOH होल थ्राइस, ठीक है। लेकिन हाइड्रोलिसिस में ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी, आपको क्या करना है, ये वाटर के साथ फिर से फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लेता है, BOH4 नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से बना लेता है ये रिएक्शन हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में भी लिखी थी। होता क्या है यहां पर, BOH होल थ्राइस में बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, H2O में OH- है, तो OH- ले लेता है ये वाला कंपाउंड। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या करता है, वाटर में OH- ले लेता है, तो फाइनल ये बनाता है, और वाटर का H+ रिलीज करता है, इसलिए वीक एसिड भी होता है, ठीक। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ मामला कुछ अलग हो जाता है। एल्यूमिनियम का जब अपन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक्चुअल में एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम 6 वाटर मॉलिक्यूल लेकर इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ऐसा कर सकता है, बोरॉन के पास नहीं है तो बोरॉन ने 6 नहीं बनाई, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरॉन में चलते हैं, क्या क्या होते हैं, BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा तो इसका ऑर्डर टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग।
यहां पर कौन सी बैक बॉन्डिंग है, वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है 2p, फिल्ड ऑर्बिटल कौन सा है 2p। बैक बॉन्डिंग अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल 2p, फील्ड वाला इसमें 3p, वैकेंट 2p फील्ड 4p, वैकेंट 2p फील्ड 5p। तो ऑर्बिटल का साइज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो बैक बॉन्डिंग पुअर होती जा रही है। मतलब अगर कोई लुईस बेस अपना लोन पेयर देने आएगा तो Bi3 आसानी से ले लेगा, क्यों, घर में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो किसी और से उधार ले लेगा, जबकि यहां बॉन्डिंग अच्छी है तो किसी और से उधार नहीं लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर अपन इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं बोरॉन फैमिली के। चलो बोरॉन फैमिली की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहला, बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3 नेगेटिव। बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 6। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें रीजन देना है क्या, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट डी थोड़ी होते हैं। तो अगर वैकेंट डी नहीं है तो मैक्सिमम बोरॉन 4 ही बॉन्ड तक जा सकता है ना, 4 बॉन्ड बना सकता है, 6 थोड़ी बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 वाई। व्हेन AlCl3 एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके HCl गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसी वजह से व्हाइट फ्यूम्स आते हैं। तो बस रीजन ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है दोनों का, दो प्रॉपर्टी कंपेयर कराना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ Al एंड Tl थैलियम, और ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करानी है। जिसका E0 कम होता है, जिसका E0 रिडक्शन कम होता है, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो बताओ जरा, किसका E0 कम है, साइन के साथ लेना पूरा है ना। तो इसका E0 कम है तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन थैलियम। ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे कराओगे, इसमें आप एक कॉन्सेप्ट लगाओगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैंने बताया था। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी बढ़ती है। और थैलियम की अगर बात करें तो थैलियम का +3 उसके +1 से ज्यादा स्टेबल है, तो थैलियम +3 +1 में जाना चाहेगा, थैलियम +3 अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा। थैलियम +3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करानी है तो हम बोलेंगे थैलियम +3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, किससे, एल्यूमिनियम +3 से। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये अपने आप को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में लाना चाहेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। नोट करो, फिर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लो ध्यान से, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। H3BO3 एक वीक एसिड क्यों है, तो हम रीजन ये देंगे, बिकॉज इट इज अ नॉन प्रोटिक एसिड। नॉन प्रोटिक एसिड मतलब ये अपना H+ रिलीज नहीं करता। याद करो रिएक्शन, H3BO3 की रिएक्शन जब वाटर से होती है तो ये वाटर से OH लेता है, अपना H थोड़ी देता है। क्या बनाता था, BOH4 नेगेटिव, और वाटर का H+ रिलीज करता है, ठीक है, इसलिए ये वीक होता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है BCl3 और TlCl3। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है, +3 और यहां भी +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, +1 की इंक्रीज होती है। तो थैलियम +3 क्या होगा, कम स्टेबल, किससे, बोरॉन +3 से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। कंपेयर बॉन्ड लेंथ BF बॉन्ड लेंथ करानी, ध्यान से देखना। BF3 में होता है बैक बॉन्डिंग, जबकि BF4 नेगेटिव में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि अब बोरॉन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा है। इसका मतलब ये प्योर सिंगल होंगे। मान लो बॉन्ड लेंथ x, यहां इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक फील्ड ऑर्बिटल होगी। यहां पर क्या, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक तरीके से क्या लाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाता है। तो अगर इसकी बॉन्ड लेंथ में y बोलूं तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन BF3। क्या है इसमें, बैक बॉन्डिंग है, किसमें, BF3 में है, इसमें नहीं है, इसमें नो BB, नो बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल थोड़ी है। अगला सवाल, BCl3 इज नॉन पोलर वाई। एक्चुअल में होता क्या है, BCl3 का होता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड तो इसमें पोलर है, BCl बॉन्ड पोलर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकल कर आता है 120 डिग्री एंगल पर, रेगुलर ज्योमेट्री, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। डिटेल में डाइपोल मोमेंट पढ़ना है तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जरूर देखें। 0 लोन पेयर है, साइड एटम सारे सेम है, ट्रिक बताई थी, सीधा डाइपोल मोमेंट क्या लिख दो,
0 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, नोट करो, फिर और क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन लेते हैं। कुछ ध्यान से देखना जरा क्या होता है इसमें। AlF3 की HF के साथ रिएक्शन क्यों नहीं होती है और NaF के साथ क्यों होती है? HF होता है कोवेलेंट और NaF है आयनिक, इस वजह से ऐसा होता है। मैं रिएक्शन लिख के बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। देखो HF के साथ AlF3 की रिएक्शन इसलिए नहीं होनी क्योंकि ये क्या है, कोवेलेंट है। कोवेलेंट है और HF क्या बहुत ही वीक एसिड होता है, तो आसानी से H+ नहीं निकाल पाता। जबकि ये क्या है, आयनिक, तो F- इसको फ्री मिल जाता है और ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। ये इसका रीजन है, ये कोवेलेंट और ये क्या है, आयनिक है। एक रिएक्शन इसमें और होती है कि अगर मैंने BF3 डाल दिया तो वापस AlF3 बन सकता है, तो ये भी ध्यान रखना आप। आइडेंटिफाई एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बताओ जरा, बोरॉन का एसिडिक होता था, एल्यूमिनियम और गैलियम क्या होते थे, एम्फोटेरिक, और इंडियम और थैलियम क्या होते थे, बेसिक, ठीक है। तो इंडियम थैलियम ये बेसिक, बेसिक, ये एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक, और ये क्या है, एसिडिक, ठीक है। अगला सवाल, आखिरी क्वेश्चन। X बताना है आपको जिसकी रिएक्शन NaOH के साथ होगी। X क्या है, एक मेटल है, X मेटल जिसकी NaOH के साथ रिएक्शन। A व्हाइट PPT बन रहा है जो कि एक्सिस NaOH में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसकी हीटिंग पर D बन रहा है और उसकी डाइल्यूट HCl पे C बन रहा है। तो याद करो जरा, व्हाइट PPT किसका होता है, एल्यूमिनियम का कंपाउंड होता है AlOH होल थ्राइस। इसकी जब हीटिंग कराते हैं तो पानी निकाल दो तो क्या बन जाएगा, Al2O3, और इसको डाइल्यूट HCl में डाल दो तो क्या बन जाएगा, AlCl3, ठीक है। और डाइल्यूट कंडीशन में अगर मैंने इसकी फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो मैं पीछे लिखा चुका हूं AlH2O6 3 पॉजिटिव, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। अच्छा, इसकी रिएक्शन एक्सिस NaOH में तो ये डिसॉल्व हो जाता है, ये बनाता है NaAlOH4, ठीक है। और ये क्या है, मेटल एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरीके से होता है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहां पे। एक्वस solution of borax is alkaline. Why? बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन अल्कलाइन है, क्यों? एक्चुअल में क्या रिएक्शन होती है, Na2B4O7 को जब हम पानी में डालते हैं तो ये बनाता है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और ये बनाता है H3BO3 वीक एसिड। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है ना, pH ग्रेटर देन 7। तो pH ग्रेटर देन 7 इसका मतलब कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा या अल्कलाइन नेचर होगा, ठीक है। नोट कर लो इसको।